एक गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। उस गांव में रमेश की माँ शारदा का बहुत अच्छा नाम था। शारदा प्रतिदिन उस मंदिर में जाया करती थी और मंदिर की साफ सफाई करती थी। मंदिर में जो भी भक्तजन आया करते थे उन सभी से शारदा बहुत प्रेम भाव से बात करती थी। साथ ही साथ मंदिर के गाय बछड़ों का भी ख्याल रखती थी शारदा। इन सभी चीजों की वजह से गांव के लोग शारदा का बड़ा सम्मान किया करते थे। पर शारदा का परिवार बहुत गरीब परिवार था। उसका बेटा रमेश बहुत छोटा मोटा काम किया करता था और अपनी कमाई घर पर दे देता था। उन्हीं पैसों से अनामिका जाके सारी सामग्री ले आती थी और उससे खाना पकाया करती थी। तभी एक दिन शारदा अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा रमेश, शाम को जब घर आओगे तो मेरे लिए घी ले आना। क्यों माँ, आप प्रतिदिन मंदिर में घी से बनने वाले प्रसाद तो खाती है, फिर से मुझे क्यों घी लाने के लिए कह रही हो? मेरे लिए नहीं, मंदिर में गाय है ना, मैं चाहती हूँ तुम उसे घी से बना हुआ खीर खिलाओ, इसीलिए शाम को घी ले आना बेटा। यहाँ मर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आप मुझे उस गाय के लिए घी लाने के लिए कह रही हैं? मैं नहीं ला सकता हूँ और ऊपर से उतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं सासू माँ, मैं पड़ोस की दुकान से उधार में ले आऊंगी। मैं बहुत खुश हुई बेटा। करो करो और सारा उधार मेरे सर पे लाके तुम दोनों खुश हो जाओ। सबकी समस्या समझनी चाहिए, पर मेरा यहाँ कोई ख्याल ही नहीं रखता। मेरी किस्मत ही ऐसी है, कोई मदद तक नहीं करता। अब मैंने ऐसा क्या कहा, तुम इतने दुखी हो गए? मुझसे बात मत करो माँ, तुम सास बहू मिलके कुछ महान काम करना चाहते हो ना, जाओ जाके करो, जो मर्जी है वो करो। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका पड़ोस की दुकान में जाती है और वहाँ से घी ले आती है। उस घी से खीर बना के शारदा मंदिर लेके जाती है। उस मंदिर के प्रांगण में गाय और उसका बछड़ा रहा करते थे। वो गाय गर्भवती थी, इसीलिए शारदा दूध से बना हुआ उसका पसंदीदा खीर बना के गाय और बछड़े के लिए ले आती है। शारदा का बना हुआ खीर देख के वो गाय बहुत खुश हो जाती है। गाय के साथ साथ उसका बछड़ा भी देखकर खुशी से झूमने लगता है। शारदा गाय को खीर खिलाने के बाद जब वापस जाने लगी तो तेज हवाएं चलने लगी और भारी बरसात भी शुरू हो गई। कीचड़ में अचानक से शारदा फिसल के गिर जाती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। चलना भी मुश्किल था। जैसे तैसे वो घर पहुंचती है। शारदा को इस हालत में देख के अनामिका बहुत घबरा जाती है। अरे सासू माँ, ये सब आपके साथ अचानक कैसे हो गया? फिसल के गिर गई बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ ये सासू माँ, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए तुरंत गर्म पानी लेके आती हूँ। अनामिका जल्दी से गर्म पानी लाके उनके पैरों को सेक देती है। बाद में वो अपनी सासू माँ को दवाइयाँ देती है और उन्हें विश्राम करने के लिए कहती है। शाम में जब रमेश घर लौटता है, अपनी माँ की पूरी कहानी सुन के वो दुखी हो जाता है। अब कितनी बार कहूँ माँ, इस उम्र में मंदिर का ये सब काम तुम मत किया करो। मंदिर में बहुत लोग हैं जो कर सकते हैं ये काम, पर फिर भी तुम अपने शरीर को इस तरह से तकलीफ देती हो। आज के बाद मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, गई तो तुम्हें मेरी कसम। अरे रमेश, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलते। बस यही है, अब आगे कुछ मत बोलो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, हम उसमें कैसे भी चला लेंगे। कुछ खाना नहीं भी होगा तो मार पी के जिंदा रह सकते हैं। बस तुम कहीं मत जाओ और घर पे ही आराम करो। रमेश की ऐसी बातें सुन के शारदा दुखी हो जाती है। अनामिका सासू माँ की इस हालत को देखकर बहुत चिंतित होती है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। शारदा अब धीरे धीरे चलने लगती है। बस उसे एक ही बात की चिंता थी, वो थी मंदिर और मंदिर में रहने वाली वो गाय और बछड़ा। बेटा अनामिका, मैं खुश नहीं हूँ। वो बेचारी गाय और बछड़ा पता नहीं कैसे है। मैं ही थी जो उनका ख्याल रखती थी। बेचारे खा रहे हैं या नहीं पता नहीं, कोई उसे देखभाल कर रहा है कि नहीं, ये सोच सोच कर ही मन दुखी हो रहा है अनामिका। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उनका ख्याल रखेंगे। उन्होंने ठीक ही कहा है, आपको इस हालत में मंदिर नहीं जाना चाहिए। अभी आपको विश्राम की जरूरत है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। उसने कह दिया और मुझे कसम भी दिला दी, बेवकूफ कहीं का। वो समझ नहीं सकता मेरी तकलीफ। बेटा अनामिका, तुम मुझे सहायता करोगी? क्या सासू माँ, ऐसी क्या बात है जिसमें आपको मेरी मदद चाहिए? एक बार मंदिर जाके देखोगी वो गाय और बछड़ा क्या कर रहा है? बेचारी गाय गर्भवती है,
इसीलिए तो मुझे इतनी चिंता सता रही है। अगर तुम जाके एक बार देख आओगी तो मुझे भी थोड़ा चैन मिल पाएगा। ठीक है सासू माँ, अभी जाके मैं देख कर आती हूँ, पर आप यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगी। मैं जब तक नहीं लौट के आती हूँ आप कहीं नहीं जाएंगी। उन्हें पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। ठीक है अनामिका, तुम जाके देख कर आके मुझे बताओ। सासू माँ के कहे मुताबिक अनामिका मंदिर में जाती है। वहाँ उसे वो गाय और बछड़ा कहीं नहीं दिखता। मंदिर के आसपास वो 2-3 लोगों से पूछती भी है, पर वो बताते हैं उन्होंने गाय और बछड़े को नहीं देखा। ऐसी बातें सुनने के बाद अनामिका घर की तरफ लौट आने लगती है। जब वो रास्ते से लौट के आ ही रही थी तो एक गाय की आवाज अनामिका को सुनाई देती है। गाय के चिल्लाने की आवाज सुन के अनामिका उसी तरफ चली जाती है। बछड़ा रेलवे ट्रैक के बीच में फंस गया था। गाय यही देखकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जल्दी से अनामिका उस रेलवे ट्रैक के पास जाती है। वहाँ क्रॉसिंग पॉइंट के पास वो बछड़ा फंस गया था। अनामिका बहुत मुश्किल से उस बछड़े को निकालती है। जैसे ही वो उसे बचा लेती है, गर्भवती गाय ये देखकर बहुत खुश होती है। जल्दी से वो गाय अनामिका के पास जाके आभार व्यक्त करती है। तुरंत वो गाय सोने की गाय में बदल जाती है। उसके आंखों में आंसू आते हैं और वो आंसू सोने में बदल जाते हैं। वो सोना वो अनामिका को उपहार में देती है। अनामिका को सब बहुत अद्भुत लग रहा था। गाय ने जो सोने दिए थे वो लेकर वो घर लौट जाती है। सासू माँ शारदा को वो पूरी कहानी बताती है। अपने पति रमेश को भी बताती है। मैंने कहा था ना, ईश्वर हमेशा भला ही करते हैं। अब हम करोड़पति बन गए हैं, मेरी बहू की सहायता से और गाय के आशीर्वाद से। माफ कर देना माँ, इतने दिनों से मैंने एक भी बात नहीं सुनी आपकी। आज से आप रोज मंदिर जाके उस गाय की सेवा किया करो। मैं बहुत खुश हूँ। इन पैसों से हम अपने सारे उधार चुका देंगे और एक अच्छा घर भी बना सकते हैं। इस तरह अनामिका, शारदा और रमेश वो सोना बेच के करोड़पति बन जाते हैं। तब से वो हर दिन मंदिर जाके प्रार्थना करते हैं और उस गौ देवी की सेवा भी किया करते हैं। साथ ही खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। रामपुर नाम के गांव में शांता और अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति रमेश किसान का काम करता था। घर पे ही सास बहू बातचीत करती थी और अपना इस तरह से समय बिताती थी। ऐसे ही उनके दिन निकल रहे थे। एक दिन सुबह सुबह शांता बाजार जाती है। उसके हाथ में सब्जी की टोकरी थी, दूसरे हाथ में कुछ कागज था। उन कागजों को लेकर शांता घर आती है। उसे देखकर अनामिका कहती है, सासू माँ ये कौन सा पेपर है? अनामिका के सवाल पे सासू माँ जवाब देती है, ये कुछ नौकरी के कागज है, रास्ते में बट रहे थे, मुझे पढ़ना नहीं आता है, इसीलिए घर ले आई ताकि तुम पढ़ लो। ऐसा कहकर शांता अपनी बहू को वो कागज देती है। वो कागज पढ़ के अनामिका कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी नौकरी है सासू माँ। अगर ऐसी नौकरी मिल जाए तो खुशी खुशी हम गांव में आराम से जी सकते हैं। ये काम यहीं पे रह के हो सकता है? हमारे गांव में सचिवालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी है। अरे वाह, ये तो अच्छा काम है। फिर देर ना करके इस नौकरी के लिए आवेदन कर ही दो। शांता इस तरह कहती है, पर अनामिका अपना सर झुका लेती है। लेकिन इस नौकरी के लिए मैं आवेदन नहीं कर सकती हूँ, मैं उपयुक्त नहीं हूँ। अनामिका ने कहा, पर उसकी बातें शांता को कुछ समझ में नहीं आई। क्यों? तुमने तो अच्छे से पढ़ा, मैंने कागज दिया और तुम फटाफट पढ़ के सुनाई। अरे सासू माँ, वैसा नहीं। पढ़ाई लिखाई करने से ही सबको नौकरी नहीं मिल सकती। इस नौकरी को पाने के लिए 10th पास होना जरूरी है। अनामिका इस तरह कहती है। उसकी बातें सुन के शांता कहने लगती है, अरे ये क्या, सगाई के समय तुमने तो कहा था कि तुम 10th तक पढ़ी हो, अब ऐसा क्यों कह रही हो? पिताजी ने सही कहा था, मैं 10th तक पढ़ी हूँ, पर मैंने 10th का एग्जाम नहीं लिखा माँ। अरे क्यों नहीं परीक्षा दी? शांता के इस सवाल पे अनामिका जवाब देती है, जब मैं 10th में पढ़ती थी तो मेरे पिताजी ने कहा ईश्वर को दर्शन करने के लिए हमें तिरुपति जाना है। वहाँ जाके उन्होंने मेरा सर मुड़वा दिया। टकला सर लेके मैं स्कूल गई तो सभी लोग मुझे टकली टकली करके चिढ़ाने लगे। इस वजह से मैं स्कूल जाना ही छोड़ दी और मैंने एग्जाम भी नहीं लिखा। अनामिका ने जिस तरह से पूरी कहानी सुनाई, ये सुनकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। ये टकला होने की कहानी बकवास है, तुम्हारे हाथ से एक अच्छा मौका निकल गया। तभी भी मैं सपनों में देखती थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा
पर इस बीच में ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं? ठीक है, अपनी पुरानी कहानी साइड में रखो। अभी भी देर नहीं हुई है, अगले महीने ही परीक्षा होने वाली है, पढ़ के पास हो जाओ। शांता इस तरह से उसे उपदेश देती है। ये सुनकर अनामिका कहती है, अरे बाप रे, अभी फिर से मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सकती, ये सब नहीं होगा। ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाथ में आई इतनी अच्छी नौकरी कोई छोड़ सकता है क्या? कैसे भी करके तुम परीक्षा लिखो और पास हो जाओ। शारदा कड़क होके कहती है। अनामिका भी सोचती है कि इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए और एक बार कोशिश करनी चाहिए। सासू माँ, ठीक है, मैं परीक्षा लिखूंगी, पर पढ़ के नहीं, चीटिंग करके। आपको उसमें मुझे मदद करनी होगी। हेल्प? वो मैं कैसे कर सकती हूँ? जब मैं एग्जाम लिखने जाऊंगी, आप मेरे खिड़की के नीचे आके मुझे चिट दीजिएगा, और हाँ, किसी को पता ना चले, और मैं उसे देखकर एग्जाम लिख लूंगी। अनामिका ऐसा कहती है। उसकी बातें सुन के सासू माँ आश्चर्य हो जाती है और कहने लगती है, हाय भगवान, ऐसा नहीं करूँगी। अगर मैं पुलिस के हाथों पकड़ी गई तो और कुछ बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारे नंबर के लिए मैं पिटाई खाऊं। ऐसा ना कहिए सासू माँ, अगर आप सहायता करती है तो मैं पास होके नौकरी करने लगूंगी ना, और आधी तनख्वाह आपको भी दूंगी। अनामिका इस तरह ऑफर देती है। अनामिका का ऑफर सुन के अपने तकलीफों के दिन के बारे में सोच के शारदा उसकी बातों पर तैयार हो जाती है। अब सासू माँ के पास कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए एग्जाम में चीटिंग करके लिखने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं वो। कुछ दिन निकल जाता है। अनामिका एग्जाम लिखने के लिए अप्लाई कर देती है। एग्जाम का टाइम भी आ जाता है। एग्जाम से पहले वाली रात अनामिका किताब से सारे पन्ने फाड़ के कहती है, सासू माँ, मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठूंगी और मैं टीचर पे ध्यान रखूंगी। आप रूम के बगल वाले दीवार में चढ़ के तैयार रहिएगा। मैं सही वक्त देख के जोर से छींकूंगी। अब सारे चिट्स मेरे तरफ फेंक दीजिएगा। अनामिका कहती है। उसकी बातें सुन के शांता डरते हुए कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, भगवान तुम्हें बचाए। वो कुछ नहीं होगा सासू माँ, आप इतना चिंता ना कीजिए। अनामिका धैर्य रखने कहती है। अगले दिन अनामिका परीक्षा लिखने के लिए जाती है। अनामिका सही वक्त के इंतजार में थी और फिर जोर से छींकती है। आवाज सुन के नीचे शांता कहने लगती है, लगता है बहू ने छींका। ये सोचकर कि बहू ने छींका, शांता दीवार से चढ़ के ऊपर में चिट फेंक देती है। फिर किसी को कानो कान खबर ना होने देके अनामिका जल्दी से एग्जाम लिखती है और फिर बाहर निकल आती है। इस तरह वो प्रथम एग्जाम सफलतापूर्वक पार कर लेती है और देखते देखते 5 परीक्षाएं भी उसकी पूरी हो जाती है। उस दिन उसकी आखिरी परीक्षा थी। शुक्र है ये आखिरी परीक्षा है। अगर ये अच्छे से निकल गया तो मेरे ऊपर ये टॉर्चर खत्म हो जाएगा। ध्यान से लिखकर निकल आना। आपके फेंकने में ही जितनी देर है, मिलते ही लिखना शुरू करूंगी और जल्दी बाहर निकल आऊंगी। ऐसा कहकर अनामिका अंदर चली जाती है। अनामिका छींकने के लिए मौका देख ही रही थी कि वहाँ की टीचर को जोर से छींक आ जाती है। शांता को लगा कि बहू ने छींका है। वो जल्दी से खिड़की से अपने बहू को सारे चिट्स देती है। जब तक वो दे ही रही थी, टीचर देख लेते हैं और फिर कहने लगते हैं, ऐ, कौन है जो चिट फेंक रहा है? पुलिस, पुलिस! वो जोर से चिल्लाते हैं। ये सुनते ही सासू माँ डर जाती है और दीवार से कूदने के चक्कर में वो गिर जाती है। हे भगवान, मैं मर गई। परीक्षा के चक्कर में मेरी मौत ना हो जाए। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। शिक्षक अनामिका के पास आकर कहते हैं, ऐ, उठो और बाहर जाओ। मैं यहाँ हूँ तो नकल करना नामुमकिन है। सर, आखिरी परीक्षा है, छोड़ दीजिए। अगर तुम नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला के अभी के अभी तुम्हें जेल में डाल दूंगा। उन्होंने इस तरह से डराया। पुलिस का नाम सुन के अनामिका भी काफी डर गई और रोते रोते वो घर चली गई। वहाँ घर जाने के बाद, सासू माँ, उन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। इस तरह से अनामिका दुखी होकर कहती है। उधर शारदा पीठ दर्द के चक्कर में कहरते हुए कहती है, हाय भगवान, इसीलिए कहते हैं चीटिंग करके कोई परीक्षा नहीं लिख सकता। भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ, वरना मेरी कमर टूट जाती। कोई बात नहीं, अगर नौकरी नहीं है तो हम खेत में ही काम कर लेंगे। शांता कहती है और अगले ही दिन से सास बहू खेत के काम में लग जाती है।